वेलकम बैक नाज़रीन। शकील रामे साहब को कोई काम था, इसलिए उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया प्रोग्राम के बकिया हिस्से में से। इकोनॉमिक सर्वे का इंतज़ार है, अब से कुछ देर बाद फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या हुआ पिछले एक साल में, माली साल में। कोमल, आपने भी उन्हीं खदशात का इजहार किया, लेकिन जो मेरी बात मैं शकील रामे साहब से कर रहा था वो ये था कि हुकूमत भी तो थोड़ी सी परेशान है ना, कि वो भी तो इतने कोई कंफर्टेबल, दे आर नॉट सिटिंग ऑन, मतलब कोई फूलों की सेज पे तो नहीं बैठे हुए। उनको भी ज़्यादा परेशानी है कि अगर आवाम को डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो क्या, मतलब वो फील्ड में कैसे जाएंगे। तो कहीं पे उनको भी मार्जिन देना चाहिए हमें। मतलब मेरे ख्याल में तो कोई भी हुकूमत होती तो वो यही कर रहे होते, बिकॉज अभी इस वक्त जिस किस्म के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे हो गए, ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम द लास्ट वन ऑल्सो, तो अभी तो पॉलिटिकल रेटरिक की गुंजाइश भी नहीं कि हमारी हुकूमत ने ये बेहतर कर दिया, वो बेहतर कर दिया। दिस इज नाउ इट इज क्लियर टू द जनरल पब्लिक कि ये जो रिफॉर्म्स थे ये लॉन्ग ड्यू हैं और ये करने हैं। और मतलब उस हिसाब से आई थिंक वी कैन बी अ लिटिल काइंड टू द गवर्नमेंट कि कोई भी होता है इनकी जगह तो उनको जो सेड रिफॉर्म है, जो इस वक्त IMF की प्री कंडीशन जो आप बात कर रहे थे, तो मतलब दैट्स माय व्यू ऑन दिस कि ये लेट्स नाउ नॉट फोकस ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस, कि कोई भी पार्टी थी रिगार्डलेस ऑफ दिस। नाउ आई थिंक जिस तरह नामे साहब बात कर रहे थे या उनसे पहले जो थे वो बात कर रहे थे कि कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, ये तो any policy maker या any professional technocrat will tell you कि about time जब आप वो planning के साथ चलें और उसको consistently implement करते चले जाएं। और इसके अंदर I think हर institution के अंदर एक जो overarching reform की जरूरत है वो ये है कि जो आपकी policy making है और आपकी implementation है वो separate होनी चाहिए। Time and time again आपको business community से ये चीज़ भी सुनने को मिलेगी about FPR के हम revenue के ऊपर focus करें, because that seems to be the biggest problem right now that everybody wants to and should be focusing on। तो उसके अंदर ये कहता है even tribunals are not fair, तो वही एक सर्टेन जो फेवरेट चेरी पिक किए हुए लोग हैं उनके हक में फैसले चले जाते हैं और इस किस्म का कोई ट्रस्ट सिस्टम में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से लेट्स से यू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वी कीप सेइंग कि हम FDI बढ़ाएंगे, हम ट्रेड फैसिलिटेशन कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको सिस्टम में ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है, व्हिच कम्स फ्रॉम योर डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो दैट सीम्स टू बी मिसिंग। सो इसमें आई थिंक कोई भी इस वक्त आपकी पॉलिटिकल कोई भी लीडरशिप आ जाएगी, दे हैव टू लुक एट 4 or 5 की थिंग्स, जिसके अंदर आपकी बेटर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, आपकी एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने की जरूरत है, बैलेंसिंग योर एग्जैक्टली एनी पॉलिटिकल पार्टी एट दिस टाइम उनको टाइट रोप पर ही चलना था। बिल्कुल सही फरमाया। मैं यहाँ पे काशिफ चौधरी साहब, ये अब कहा यह जा रहा है कि मुश्किल टाइम्स हैं, मुश्किल फैसले हैं, महंगाई जो ये टारगेट दे रहे हैं कि 12-12.5%, और फिर आपने पहले भी जिक्र किया कि अगर इतना GST लग जाएगा और फिर बिजली की भी महंगी, IMF की शर्त है कि अब बेस टैरिफ बढ़ाना है, वो लेवी या कोई और टैक्सेस नहीं है, तो कैसे मैनेज कैसे करेंगे दुकानदार तबका, कैसे मैं करूँ? देखिए, ये जो मुल्क पे मुश्किल वक़्त है, ये सुनते सुनते हमारी एक नस्ल जो है वो कब्रों में पहुंच चुकी है और इस वक्त हम गुजर रहे हैं, और मुझे लगता ही है कि आने वाली नस्लें भी यही सुनेंगी कि मुल्क पे मुश्किल। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह बेहतरी के लिए दुआ भी कर ले। कौम कुर्बानी दे, ताजर कुर्बानी दे, सनतकार कुर्बानी दे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इस मुल्क की एलीट क्लास भी कुर्बानी दे दे। क्यों इस कौम से ही कुर्बानी मांगी? अच्छा, वैसे चलें काशिफ चौधरी साहब, आपने अब बात की है तो फिर जरा थोड़ा सा दिल बड़ा करके जरा सुनिएगा। 75-76 में जब मैं बहुत, मतलब एनीवे डेज छोड़े, वहां पे जो एक दुकानदार था ना, अब उसके प्लाजे हैं इस्लामाबाद में, ठीक है। ये दिस इज अ पीरियड ऑफ 30 years, लेस देन 30 years, कोई मतलब
इतना ही है टाइम जो 84 85 से मैंने देखना शुरू किया कि एक दुकानदार जो है उसने प्लाजा बना लिया, फिर एक प्लाजा नहीं, फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद के तमाम बिजनेस सेंटर्स में उनके प्लाजे हैं। वो कैसे बने? वो अब बुरा ना मनाइएगा इस बात का, चाहे वो एक छोटे सी मार्केट के अंदर एक दुकान थी और उसके बाद फिर वो मेजर बिजनेस सेंटर में गए और उसके बाद फिर वो तमाम मेजर बिजनेस सेंटर्स में चले गए। देखिए, मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि पहली बात तो ये कि अगर किसी ताजर ने अपनी जेब से सरमाया लगाकर कारोबार शुरू किया, उसने ईमानदारी के साथ कारोबार किया, उसने लोगों को रोज़गार दिया और उसके नतीजे में उसने पैसा कमाया और उसके नतीजे में उसका बिजनेस बढ़ता चला गया, ठीक है, तो इसके ऊपर तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि उसने तो कारोबार करके पैसा कमाया। इस मुल्क में तो बगैर कारोबार किए लोग पैसा कमा रहे हैं। इस मुल्क में तो अफसरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की, पानी की टैंकियों से अरबों रुपए निकलते हैं, तो मेरे ताजर ने नहीं कमाया। वो एफबीआर वाली वो फिर यही पूछते भी हैं ना कि भाई इतना तो आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था जितना। दूसरी बात यह कि आपने 30 साल पहले की बात की, तो इसी शहर आपारा मार्केट या कवर्ड मार्केट जो शहर इस्लामाबाद की पहली मार्केट है, मैं उसके ऐसे ताजरों को जानता हूं कि जो जिस हालत में आज से 30 साल पहले थे, आज भी किराए के मकान में रहते हैं, आज भी वो अपनी दुकानों के किराए, बिजली के बिल, गैस के बिल अदा नहीं दे सकते, आज भी वो एक सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये जो आपने बात की, ये 2% लोग हैं उस बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर कि जिनके बिजनेसेस ने एक्सपेंड किया, जिन्होंने ब्रांड्स की शक्ल इख्तियार की, और मैं समझता हूँ कि उनको तो नेशनल हीरो का दर्जा देना चाहिए, लेकिन उनके साथ किया क्या जाता है? उनको FBI इतना तंग करता है, इतने नोटिस देता है, इस अंदाज से उनसे पेश आता है, हद तक आमेज रवैया रखा जाता है कि उसके नतीजे के अंदर उनमें से एक तादाद आज पाकिस्तान छोड़ने के बारे में छोड़ चुकी है या छोड़ने के बारे में सोच रही है। मतलब वो लोग जो आपकी इकानमी के अंदर शेयर करते हैं, वो लोग जो आपकी मईशत के पहिए को चलाते हैं। आप देखिए कि अगर एक कारोबार बड़ा होता है, मैं ऐसे कारोबारी लोगों को जानता हूं जिनके पास इस वक्त 400 से लेकर कई हज़ार एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, तो आप देखिए हज़ारों ख़ानदानों के चूल्हे उनकी बुनियाद पर चलते हैं। उनको तो इज्जत देनी चाहिए, लेकिन हमारा जो FBR का निज़ाम है, मैं माजरत के साथ ये बात कहूँगा, वो बुनियादी तौर पे कौमी ख़जाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं करता, वो खुद रास्ते बताता है कि कैसे टैक्स एविजन करनी है। और जब टैक्सेस की शरह मुनसिफाना नहीं होती, मैं खुद हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात के अंदर मुतअद्दिद मौक़े पे कर चुका हूँ। हुकूमत ने माजी बईद में ये बात की कि जनरल सेल्स टैक्स को हम सिंगल डिजिट यानी 10% से नीचे लाएंगे, 7 से 9%। आप सेल्स टैक्स को नीचे ले आए, चोरी कम हो जाएगी। जब आप टैक्सेस की शरह बढ़ाते चले जाते हैं, आप इनकम टैक्स की शरह को 35 से 45% पे जब रखेंगे कारपोरेट सेक्टर और दीगर के लिए, तो लोग क्या करेंगे? लोगों ने, मैंने जिस तरह पहले बात की, जब अपने सारे ज़ाती खर्चे खुद करने हैं। अच्छा, फिर अगर कोई टैक्स चोरी करता है, मैं यहाँ ताजरों का नुमाइंदा होने के नाते ये बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई टैक्स चोरी करता है तो उसको पकड़ा जाए। हमने तो कभी नहीं कहा कि उसको ना पकड़ा जाए, लेकिन जब पूरी रियासत का ढांचा, मैं माजरत के साथ ये बात कहूँगा कि वो कौमी ख़जाने को लूट रहा हो, तो फिर ऐसे हालात के अंदर शायद हमारे तबके में भी कुछ % लोग ऐसे। सही। मैं कोमल, मुझे ये बताएं कि ये टैक्स इवेजन का कल्चर है या हायर द टैक्स रेट्स मोर द करप्शन और मोर द टैक्स इवेजन? दूसरी ये हो सकती है, तीसरी ये कि कल्चर ही नहीं है टैक्स देने का। Of the trust deficit, वही बिजनेस कम्युनिटी को आप देखें, वो they are very active in charities, they are very active in social responsibility, तो वो I don't think कि culturally उनको ये कोई मतलब पैसे देते हुए परेशानी है गवर्नमेंट को। एवरीबडी वांट्स टू सी, देखो ये तो मतलब एक कॉमन सेंस है ना कि आपका इकोसिस्टम बेहतर होता है तो आपकी बिजनेसेस भी थ्राइव करते हैं। बट गवर्नमेंट को लेके आई थिंक ट्रस्ट डेफिसिट का इशू हैज बीन एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वो हम कुछ चेंज करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। अभी आपने सुपर टैक्स की बात भी सुनी होगी, दैट्स अ वेरी अनफेयर पॉलिसी। बेशक हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना चाहते हैं, बट आप ऑलरेडी टैक्स्ड लोगों को जो टैक्स नेट में, उनको आप मजीद टैक्स करे जा रहे हैं, और उसके बाद और यू नो जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं या मतलब सैलरी क्लास को, मतलब ऑलरेडी दोज दैट आर बर्डन्ड बाय द टैक्सेशन सिस्टम, उन्हीं को आप मजीद बर्डन करें। सो दैट क्रिएट्स यू नो अ सेंस ऑफ अनफेयरनेस इन द सिस्टम एंड मिसट्रस्ट इन द सिस्टम। तो इस किस्म की गवर्नमेंट को फिर टैक्स देने का दिल नहीं चाहेगा वो उस बिजनेस कम्युनिटी के बंदे का जिस जो मेहनत से कमा रहा है या फिर जैसे भी कर रहा है। बट पॉइंट ये है कि इट्स नॉट अबाउट द कल्चर,
मतलब आई डोंट थिंक कि कोई विलिंगनेस का प्रॉब्लम है कि लोग सही। देना नहीं चाहते, वो सही। गवर्नमेंट के अंदर उनके सिस्टम्स को कहा, वो देख रहे हैं ना कि उनका टैक्स किधर यूटिलाइज हो रहा है। इफ इट इज गोइंग टू मेक द रिच रिचर, तो व्हाई वुड यू डू दैट? बिल्कुल सही। मैं जफर मोती साहब से भी जरा उनके साथ हमारा राब्ता बहाल हो गया। जफर मोती साहब, सवाल तो आपने सुना होगा पहले। बात यही है कि यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि जी हम टैक्स देना चाहते हैं और हम इतना देंगे कि आपके कर्जे भी खत्म हो जाएंगे, आपको रेवेन्यू का मसला नहीं रहेगा, लेकिन आप रेट्स कम करें। एक ये कल्चर है। दूसरी तरफ हुकूमत ये समझती है कि शायद जनाब ये मतलब हमने बहुत दफ़ा देख लिया, इनकी शराइत भी मान के देख ली, टैक्स नहीं इकट्ठा होता, कल्चर नहीं है, टैक्स का रास्ता खुद है, लोग दिखाते हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, या फिर एक आदत है हमें टैक्स एवेजन की। देखिए, मैं अभी सुन रहा था, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी 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 आ रही है जी जफर मोती साहब। हाँ, तो ये जो मैं अभी सुन रहा था कि हम लोग डोनेशन में कल बिजनेस कम्युनिटी बहुत आगे है, हर चीज में आगे है, ज़कात और ये में, लेकिन यहाँ पर इनसाइड जो जहाँ पर प्रायोरिटीज है ये है कि भाई वो दे दो ताकि शो ऑफ हो जाए, कुछ हो जाए, डोनेशंस दो, ये दो वो दो, लेकिन जो नेसेसरी चीज है टैक्स दो, वहाँ पर हम जरा शाय अवे हैं, उसको मानना पड़ेगा। और ये 47 के बाद जब से हम पार्टीशन हुआ है तो दोनों डिफरेंट कल्चर पर चले हैं, पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया में हम सब 70s 80s 90s तक भी जाते थे तो लोगों को इतना डर होता था कि अपनी गाड़ी के अंदर कोई अच्छा स्टीरियो लगाने से पहले अपने वालिद को फोन करते थे कि अपने पास वाइट पैसा है कि मैं ये स्टीरियो खरीद सकता हूँ कि नहीं, या ये टेनिस रैकेट खरीद सकता हूँ कि नहीं खेलने के लिए, या कुछ भी। तो ये उधर का कल्चर रिजीम जो है उन्हें सॉलिडली उसको फॉलो थ्रू किया। और उधर सबसे पहले ये फिल्म स्टार, रॉक स्टार, जो फिल्म स्टार्स होते थे, उनके दीवारें तक तोड़ी गई कि भाई पैसा कहाँ छुपाया हुआ है, कैसे छुपाया हुआ है। यहाँ पर तो नॉन फाइलर्स में तो उधम की चिढ़ाते हैं हम लोग टैक्स पेयर्स को, जो परदादी के टाइम से हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो हमको तो चिढ़ाते हैं कि भाई एमनेस्टी आ जाती है। फिर इनको आपने नॉन फाइलर्स तो हंसते हैं कि भाई हमें क्या परवाह कि ये पैसा हॉस्पिटल में लग रहा है कि स्कूल में लगेगा कि डिफेंस के बजट में जाएगा, हमें कुछ परवाह ही नहीं है। हम तो कैपिटल वैल्यू टैक्स देकर गाड़ी उठा लेते हैं 5-8 करोड़ रुपए की, कोई मसला ही नहीं है। और फिर जो है आपने इधर देखा कि उनकी सिमें बंद करने की धमकी दी गई, ये धमकी दी गई, वो धमकी दी, और परवाह ही नहीं है, बोला सिम बंद कर दो, हम अपने नौकर के नाम पे दोबारा सिम ले लेंगे। अब आप ऐसे कल्चर में ये कैसे कह सकते हो कि हम सब गुडी बॉयज हैं? कोई गुडी बॉयज नहीं है। टैक्स के इवेजन में हम भी हैं, एफबीआर भी है, नॉन फाइलर्स भी हैं, और सबसे बड़ा उनको खार जो आती है ये है टैक्स इवेजन वाले को कि भाई ना उसके सामने कोई जमींदार पैसे भर रहा है, ना उसके सामने कोई रियल एस्टेट वाला भर रहा है। एक बिल्डिंग को, एक एरिया को आपने बिल्कुल व्हाइट की तरह चलाया, अमेरिका की तरह, और दूसरे एरिया को बिल्कुल अफगानिस्तान की तरह के कैश पर चल रही है इकोनॉमी, कोई पूछने वाला नहीं। अभी ये ईद उल अजहा आई है, ये 20-20 लाख के जो ये गाय और बैल ले रहे हैं, ये किधर से भाई, कहाँ से? 10-10 लाख का हज हो गया है, हाजी साहब जा रहे हैं 5-5 लोगों को लेकर। अरे भाई हाजी साहब, कहाँ से ये पैसे तुम्हारे निकले हैं अचानक कि 50 लाख की खाली टिकटें ले ली हैं? तो ये सब चीजें पूछते हैं तो फिर खार खाते हैं, नाराज होते हैं, वो समझते हैं कि हमने कोई गलत नॉन रिलीजियस बात कर दी है। चले जफर मोती साहब, एक चीज और जरा बताएं कि एक ये मतलब 5000 डिनोमिनेशन का नोट, मतलब ये इसको खत्म नहीं कर देना चाहिए? मतलब व्हाई डू वी हैव दिस? वजह क्या है? मतलब मुझे दुनिया में और कहीं इतना बड़ा नोट नजर नहीं आता वैसे, बट टू माय नॉलेज। वो करप्शन को कम करने के लिए दुनिया के बड़े मुल्कों ने यही रखा है कि छोटे डिनोमिनेशन पर रखा है। फिर हम तो कॉमेडी है, अगर एक बैग की जगह रिश्वत 4 बैग में जाएगी तो एक सुजुकी डब्बा करा कर और 2 गार्ड बिठा के पहुंचा देंगे। यहाँ ये चीजें पाकिस्तान में चलती नहीं है। आप कर लीजिए, आप यही होगा ना ज्यादा कि भाई वो 3 मरतबा उसको ट्रैवल करना पड़ेगा पेमेंट पहुंचाने के लिए, रिश्वत देने के लिए, करप्शन करने के लिए, और कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, उस मुल्क में जहाँ पर करप्शन कम करी हुई है,
जापान में, ये इवन दूसरे मुल्कों में, तो वहां पर तो ये भी डिबेट होती है कि करप्शन में ये पैसा क्या इतनी बैग में आ सकता है। एक बड़ा मशहूर किस्सा हुआ था हर्षद मेहता वाला, जिसमें उसने कहा था नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर को मैंने 1 करोड़ रुपए दिए उस टाइम। तो उसने, लोगों ने कहा ये बैग में 1 करोड़ आ नहीं सकते। तो ये लिटरली उसने एक बैग मंगाया और उसमें पैसे 1 करोड़ रुपए जमा करके दिखाया, देखो ये बैग में कंप्लीटली 1000 रुपए के इतने नोट आ सकते हैं। तो ये कहीं पर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन है ही नहीं। आप कहीं भी चले जाएं, वो पहले तो FDR वाले जलील करेंगे और फिर नोट भी मांगेंगे। सही सही। मैं रिवर्स ऑर्डर में आ रहा हूं, फिर काशिफ चौधरी साहब की तरफ आऊंगा। कोमल, एक कॉन्सेप्ट है कि जी आप जिस आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ भी इशारातन बताया कि आप अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें जिससे अलाइड इंडस्ट्रीज चलें, तो उससे एक तो जॉब क्रिएशन भी होती है, दूसरा वो जो बंद इंडस्ट्री है वो चलती है। और पॉपुलर इंडस्ट्री इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें कहा जाता है कि अलाइड 48 से 52 इंडस्ट्रीज का पहिया भी चल पड़ता है अगेन। लेकिन वो मांगते हैं इंसेंटिव्स, वो टैक्स हॉलीडेज मांगते हैं, वो टैक्स कंसेशंस मांगते हैं। हुकूमत के पास अब वो रूम नहीं है, तो वो जो एक पूरी 48 टू 52 इंडस्ट्री चल सकती है वो भी सफर कर रही है। तो व्हाट वुड यू बी सजेस्टिंग अगर इफ यू वर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स? थैंक यू। बिल्कुल आपने बात सही की। आई डोंट थिंक कि हम लेट्स फोकस ऑन नॉट ऑन द टैक्स इंसेंटिव पार्ट ऑफ इट बट द इंसेंटिव पार्ट ऑफ इट। 2 तरह के इंसेंटिव हो सकते हैं, फिस्कल और नॉन फिस्कल। और फिस्कल की अगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है तो हमारे पास नॉन फिस्कल की गुंजाइश है। इसमें इससे सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंडस्ट्रियल जोन में हैं और आप कुछ वर्कर्स को ट्रेनिंग करते हैं तो आपको किसी किस्म का उसके ऊपर बेनिफिट मिल जाएगा। लेट्स से कि आपको टैक्स की परसेंटेज कम देनी पड़ेगी, या अगर आप उसको नहीं करना चाह रहे लेकिन आपको लेट्स से कोई रिकग्निशन मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई आपके कंप्लायंस की कॉस्ट्स कम हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट के पास इस तरह के रूम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्डिक कंट्रीज में देखें जिसके अंदर आपके पास डेनमार्क है, आपके पास स्वीडन है, आपके पास लिथुआनिया है, इस तरह की कंट्रीज में लोगों ने, जब गवर्नमेंट्स ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर बेनिफिट्स क्रिएट करना शुरू किए तो उसमें नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स की भी बात है और फेज्ड आउट फिस्कल इंसेंटिव्स की भी बात है। तो डेफिनेटली हमें पता है कि अभी हमारे पास कुछ थ्रो फॉरवर्ड के अगर बजट का देखा जाए तो उसमें पूरे 18 साल तक हम कोई नए प्रोजेक्ट्स एक्चुअली हम नहीं कर सकते अनलेस हम पिछले वाले स्क्रैप करना शुरू करते हैं, उनकी सम कॉस्ट को डिसरिगार्ड करके, और उस तरह की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। बट नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स की गुंजाइश है। आप इस किस्म के इंसेंटिव्स को डिजाइन कर सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट की कोई कॉस्ट नहीं इनकर हो रही है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं किसी और तरह के बेनिफिट्स में। लेट्स से उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं, या उनको अगर वो सर्टेन तरह के एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करते हैं तो उनको लेट्स से उनके बिहाफ पे इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा या फिर विद होल्डिंग टैक्स कम देना पड़ेगा। मैं आई एम गिविंग दीज थिंग्स ऑफ द कफ, बट अगर आप इसको स्टडी करें बेस्ट प्रैक्टिसेस को तो इसमें बहुत ज्यादा रूम हो सकता है। तो आई वुड लाइक टू से, बिकॉज मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वाली साइड पे भी, और मतलब उसके ऊपर ये बड़ी डिस्कशन ग्लोबली चल पड़ी है कि पॉवर्टी को कम करने के लिए समटाइम्स जब आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक स्पेस के अंदर इतनी गुंजाइश ना हो तो आपके पास इस किस्म की चीजें हो सकती है कि आप बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की तरफ जाएं, मूव फ्रॉम अ स्कार्सिटी माइंडसेट टू अ सफिशिएंसी माइंडसेट। मतलब आप एक गुर्बत की सोच लेके, आपके पास है नहीं, पैसे नहीं है, कम है, आप सफिशिएंसी के जितने हैं वो काफी है, उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। काशिफ चौधरी साहब, अब एक बात अभी बात की कि जी एक यूनिट्स बन जाते थे, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, स्मॉल टैक्स पेयर यूनिट, आपने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया टैक्स पेयर को। भी टैक्स पेयर्स ने टैक्स देना है, आपने टैक्स वसूल करना है। ठीक है, आप कहते हैं कि जनाब अगर कोई बहुत अच्छा टैक्स पेयर है तो उसको आप ट्रॉफीज दें, उसका आप मतलब बहुत सारे इंसेंटिव्स दें, उसको ब्लू पासपोर्ट दे दें, ये पासपोर्ट दे दें, वो दे दें। लेकिन बात यह है कि अगर वो यहीं से कमा रहा है और वो टैक्स दे रहा है तो वो उसकी लाइबिलिटी है, वो उसने देना है, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है। ठीक है ना, एक सिस्टम है, अगर हुकूमत में अगर गवर्नमेंट चलनी है, मुल्क चलना है तो आपने पैसा भी देना है। तो आपने जिस तरह अभी पहले बताया कि अगर कोई मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप उसको इंसेंटिवाइज दे रहे हैं। अभी जिस तरह कोमल ने भी बात की कि बहुत से ऐसे तरीके भी हो सकते हैं जहां से वो इंसेंटिव लें और लेकिन टैक्स देते रहें।
देखिए, ये जो मुख्तलिफ टैक्स यूनिट्स बनाए गए FBR के अंदर, मैं समझता हूँ कि इससे कौमी आमदन में टैक्स कलेक्शन में इजाफा नहीं हुआ, इसने करप्शन के और ब्लैकमेलिंग के नए नए रास्ते खोले हैं। अच्छा, फिर हुकूमत के अपने इदारों के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं अगर सिर्फ सेल्स टैक्स की आपको बात बताऊं कि एक सेल्स टैक्स है जो मरकज़ की सतह पे FBR की सतह पे नाफिज है, फिर एक सेल टैक्स है जो सूबों की सतह पे अलग वसूल किया जाता है। हुकूमत के कवानीन का आपस के अंदर तसादम मौजूद है, और एक सेल टैक्स वो मरकज़ भी लेते हैं और फिर सूबे भी लेते हैं मुख्तलिफ अशिया के ऊपर। तो एक तो हुकूमत को इसके हवाले से डबल टैक्सेशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि अगर एक ताजर, एक सनतकार वो रोज़गार देता है, वो इंडस्ट्री को बढ़ाता है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि आप उनको कौमी हीरोज़ की कैटेगरीज के अंदर लें। आप मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स देते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ऐवान सदर, मुझे आज तक नहीं नजर आया। इस दफा मैंने देखा कौमी हीरोज के ऊपर भी कोई टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है। मुझे नहीं, जो क्रिकेट और जो इनको मिलते हैं इनाम शनाम, उस पर भी टैक्स बढ़ा रही है। मुझे नहीं नजर आया कि उसमें किसी सनतकार और किसी ताजर को इस बुनियाद पे कि ये टैक्स ज्यादा देता है, ये रोजगार ज्यादा दे रहा है। ट्रॉफी तो देते थे, मुझे याद पड़ता है मुशर्रफ दौर में एक्सपोर्ट ट्रॉफी उठाई। उसके बाद तो फिर एक्सपोर्ट्स की जो हालात हमने किए वो भी आपके सामने ही है ना। जो गेस्ट थे उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। काशिफ चौधरी साहब, आपका भी वक्त का बहुत शुक्रिया। कोमल शकील साहिबा, आपका भी, और जफर मोती साहब, आपका भी। नाज़रीन, बजट ट्रांसमिशन इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।